जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र में इस समय जो उथल पुथल मची हुई है, उस उथल पुथल ने बंगाल के चुनाव की तरफ से लोगों का ध्यान बहुत हद तक बांट दिया है। इसलिए बंगाल में जो चीज़ें इस समय दीदी जी कर रही हैं, उसकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम जा रहा है। जैसे कि अभी जो इनका ऑडियो टेप वायरल हो गया, जिसमें कि वो नंदीग्राम की सीट मांगते हुए दिखाई दे रही हैं, वो भी बीजेपी के लीडर से। तो इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान अभी बहुत कम जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक अलग ही हड़कंप सा मचा हुआ है। अब ये जो एक नई चीज़ निकल के सामने आई है, वो और भी ज़्यादा हास्यप्रद भी है और चौंकाने वाली भी है। तो एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है और एक बार फिर मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाने के बाद से महाविकास अघाड़ी सरकार ने अंदरूनी खटपट भी तेज कर दी है। अब ये खटपट शिवसेना के मुखपत्र सामना के पन्नों में भी दिखने लगी है। महाराष्ट्र में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को लेकर राजनीति और गर्म होती जा रही है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और वहीं आज 28 मार्च 2021 शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल उठाया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सामना में लिखा कि सचिन वाजे वसूली कर रहा था और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इसकी जानकारी नहीं थी। देशमुख को गृह मंत्री पर का पद दुर्घटनावश मिल गया। आखिर एपीआई स्तर के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, यही जांच का इस समय विषय भी है। पुलिस आयुक्त, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलार व विश्वास पात्र रहा सचिन वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था, लेकिन उसे सरकार में असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिया गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दिया था। ऐसा आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह लगा रहे हैं। सामना में संजय राउत लिखते हैं, अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह कैमरे के सामने आना और जांच का आदेश जारी करना अच्छी बात नहीं है। 100 सुनार की एक लोहार की, ऐसा बर्ताव गृह मंत्री का होना चाहिए। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट करने के लिए नहीं होता है, वह प्रखर नेतृत्व देने के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, ये भूलने से कैसे चल पाएगा। इधर अनिल देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि उन पर लगे भ्रष्टाचार और वसूली से जुड़े आरोप की जांच अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। देशमुख ने कहा कि जो आरोप मुझ पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लगाए हैं, मैं उसकी जांच कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री और राज्य शासन ने मुझ पर लगे आरोपों की जांच उच्च न्यायालय में के रिटायर्ड जज के द्वारा कराने का निर्णय लिया है। जो भी सच है वो सामने आएगा। उल्लेखनीय है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के लेटर बम से शिवसेना एनसीपी की दोस्ती में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। इससे न केवल एनसीपी बल्कि शिवसेना की छवि को भी बड़ा झटका लगा है। इस पूरी पिक्चर में कांग्रेस गायब है। जाहिर है शिवसेना अपनी छवि बचाने के लिए इस चक्रव्यूह से निकलना चाहती है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस समय बिहार पैटर्न दोहराया जा सकता है। देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से लदी एक कार बरामद होने के बाद क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व प्रमुख एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ आ गया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़कर भाजपा के साथ वापस सरकार बना ली थी। माना जा रहा है कि शिवसेना एक बार पुनः पूर्व सहयोगी पार्टी भाजपा से हाथ मिला सकती है। ऐसे में कांग्रेस राकपा अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि होली से एक दिन पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इन अटकलों को और हवा दे दी। शिवसेना के एंटीलिया मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू की थी, तो वाजे की करतूत सामने आने लगी। इस मामले में पूरी तरह से शिवसेना को निशाना बनाया जाने लगा। सचिन वाजे को कोरोना काल के दौरान पिछले जून महीने में बहाल किया गया था। तब से माना जा रहा है कि वो शिवसेना का खासम खास है। वहीं ये भी खबरें चली कि वाजे की बहाली के मुद्दे पर एनसीपी ने विरोध जताया था, लेकिन अब सिंह के पत्र से इस पूरे प्रकरण में एनसीपी का असली चेहरा सामने आ रहा है। बहरहाल लेटर बम से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मंत्री पद पर ग्रहण लग चुका है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लग गया है। ये घटनाक्रम के बीच में बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बिहार पैटर्न दोहराया जा सकता है। परमवीर सिंह ने अपने पत्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट तय करने के मामले में पूरी तरह से एनसीपी को ही निशाना बनाया। उन्होंने पत्र में लिखा कि अनिल देशमुख के इस भ्रष्टाचार के संबंध में शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी अवगत कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
परमवीर सिंह के तबादले के बाद शिवसेना ने खुलकर उसका बचाव किया था। पार्टी के मुखपत्र में दावा किया गया था कि परमवीर सिंह दिल्ली की खास लॉबी के शिकार हुए हैं, लेकिन अब सिंह के पत्र के बाद राजनीतिक परिस्थिति पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी के बीच दोषारोपण की शुरुआत हो गई है। इससे दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ेगी, जिसका पूरा फायदा भाजपा उठाएगी। इससे पहले कांग्रेस और शिवसेना के बीच नाराजगी भी सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में अलग अलग विचारधारा वाले 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस महत्वपूर्ण घटक है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना को इसकी याद दिलाई थी। पटोले ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के चेयरमैन पद के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की लॉबिंग कर रहे शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को एक तरह से आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना को ये नहीं भूलना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनी है। वे शरद पवार की वकालत बिल्कुल भी ना करें। शनिवार को मुंबई से सटे भिवंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने संजय राउत को फिर से नसीहत दी कि वे पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी करने की बजाय से बाज आएं। अगर वे ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। पटोले ने एक तरह से साफ शब्दों में संकेत दिए कि यदि टीका टिप्पणी बंद नहीं हुई तो कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से अपना हाथ खींच सकती है। साथ ही पटोले ने निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया। अब अगर उन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो परमवीर सिंह की अर्जी में शामिल हैं, तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि परमवीर सिंह का एक्टिविज़म अगर जाति दुश्मनी भर ही नहीं सिमटता है तो उससे आखिर फ़ायदा किसको मिल रहा है, या यूँ कहें कि वे किसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए सक्रिय हो सकते हैं, या फिर वो भी किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का अंदर ही अंदर हिस्सा बन चुके हैं। ये सवाल तो उठेंगे ही, वैसे भी ऐसे सवालों को हवा भी वही दे रहा है। परमवीर सिंह की अदालती अर्जी में बताया गया कि 20 मार्च को उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखने से पहले वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ कई नेताओं से ब्रीफिंग में बता चुके थे कि अनिल देशमुख की अगुवाई में गृह मंत्रालय में क्या क्या चल रहा है। जैसा कि परमवीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा था, अदालत अर्जी में भी आरोप लगाया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के साथ साथ सचिन वाजे के जरिए हर महीने 100 करोड़ का टारगेट तय किया गया था। चिट्ठी की ही तरह परमवीर ने अर्जी में लिखा कि सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या की जांच में भी अनिल देशमुख अलग से दिलचस्पी ले रहे थे और बीजेपी के कुछ नेताओं की भूमिका की जांच करने और उनको फंसाने के लिए पुलिस अफसरों पर दबाव डाल रहे थे। ये तीनों ही बातें कई चीज़ें साफ कर देती हैं। जो भी गड़बड़ी चल रही है उसकी जानकारी अगर उद्धव ठाकरे को भी हुई तो परमवीर सिंह की ब्रीफिंग या चिट्ठी के जरिए ही हुई। मतलब ये ठीक रहा, अनिल देशमुख के सिर फोड़ा जा रहा है। ऐसा होना बाहर से बीजेपी के फ़ायदे में है, यानी देवेंद्र फडणवीस के फ़ायदे की बात है, और अंदर से उद्धव ठाकरे के फ़ायदे की बात है। एनसीपी का बचाव की स्थिति में होना गठबंधन में उद्धव ठाकरे का प्रभाव बढ़ाएगा। अगर प्रभाव नहीं बढ़े तो सरकार को लेकर जिस रिमोट कंट्रोल की चर्चा रहती है उसकी पकड़ और असर तो कम होती ही दिखाई दे रही है। फिलहाल ये सारी चीज़ें साफ साफ बता रही हैं कि अकेले परमवीर सिंह का एक ही तीर एक ही साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है। कहीं ये भविष्य के किसी राजनीतिक समीकरण की एडवांस पावरी तो नहीं चल रही है। तो इस तरह से सारी बातें जो है निकल कर सामने आ गई हैं, और इन सभी बातों के सामने आने के बाद से और भी कई सारे सवाल हैं जो कि अब खड़े हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था मैं समझ पाया हूँगा, और मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।